हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए, इन क्वेश्चंस के डिस्कशन से आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम का भी कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा और कांस्टेंट रिलेशन का भी कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द शोन अरेंजमेंट बोथ पुलीज एंड ए स्ट्रिंग आर मासलेस एंड ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। देखिए यहाँ तीन ब्लॉक है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसको वेज कहा है, इसी का एक्सेलरेशन निकालना है, मास m1 दिया है। और एक स्ट्रिंग से अटैच करके दो ब्लॉक m2 और m3 मास है, इस तरह से पुली के थ्रू हैंग कर दिया। अब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया और कह रहा कि वेज का एक्सेलरेशन निकालिए। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम का यूज तो है ही। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए कांस्टेंट के रिलेशन में आप लोगों को पहले के वीडियो में बताए हैं कि टेंशन से भी हम लोग पावर डिलीवर्ड बाई इंटरनल फोर्स इक्वल्स जीरो होता है, जनरली हम लोग जीरो ही लेते हैं। तो उस रिजल्ट का यूज करके भी कांस्टेंट का रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से टेंशन है आपका टी, यहाँ से भी टेंशन है टी। ये पुली तो मोबाइल है नहीं तो इस पुली के लिए देखना नहीं है। यहाँ से टेंशन है टी और यहाँ से भी नीचे टेंशन टी होगा, लेकिन इस पुली का डाउनवर्ड मोशन नहीं है। तो इस टेंशन के कारण पावर डिलीवर्ड एफ डॉट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली के इस पॉइंट का कोई वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पुली के इस पॉइंट का वेलोसिटी है, यहाँ इस ब्लॉक का वेलोसिटी है, यहाँ जहाँ स्ट्रिंग कनेक्टेड है m1 से यहाँ वेलोसिटी है, लेकिन इसका नहीं है। तो देखिए यहाँ m1 का एक्सेलरेशन हम लोग राइट डायरेक्शन में मान लेते हैं a1, m2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a2 और m3 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a3। अब अगर t डॉट a का समेशन इक्वल्स जीरो, ये रिजल्ट अगर यूज करें हम लोग तो ध्यान से देखिए, यहाँ टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस टी इंटू a2। यहाँ भी t और a अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस टी इंटू a3। और यहाँ का देखिए एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो ये पुली चूंकि सेंटर से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है तो पुली और ब्लॉक साथ साथ चलेगा। तो ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन है तो पुली का भी एक्सेलरेशन ए राइट साइड। तो एक्सेलरेशन और टेंशन यहाँ सेम डायरेक्शन हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस टी इंटू a1 इक्वल्स जीरो। यहाँ से t से अगर डिवाइड कर दें तो इक्वेशन आ गया हम लोगों का a1 इक्वल्स a2 प्लस a3। ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इस रिलेशन को आप लोग स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल्स कांस्टेंट से निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ये रेस्ट में रहेगा, तो इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और इस लेंथ को y3 कह देते हैं, इस लेंथ को y2 एज्यूम कर लेते हैं और ये लेंथ आपका x एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए अब स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम लोग टोटल लिखें तो यहाँ से यहाँ तक y2 ये पाई r बाई 2 हो जाएगा 1/4, लेकिन कांस्टेंट है, लिखे या ना लिखे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ x, फिर 1/4 है, पुली के साथ अटैच है, तो ये लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे स्ट्रिंग नीचे आए इधर, चाहे इधर भी नीचे आए, ऊपर नीचे कहीं भी जाए, ये वाला लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो ही आएगा। और प्लस y3 इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट कर ले टाइम के रेस्पेक्ट में तो देखिए dy2 बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी और प्लस dy3 बाई डी टी और इक्वल्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब dy2 बाई डी टी m2 का वेलोसिटी नीचे की ओर मान लेते हैं v2, m3 का वेलोसिटी भी नीचे की ओर मान लेते हैं v3 और इसका वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में मान लेते हैं v1। तो dy2 बाई डी टी इस ब्लॉक के नीचे जाने से y2 इंक्रीज करेगा, तो dy2 बाई डी टी हो जाएगा आपका प्लस v2 dx बाई डी टी। इस पुली के राइट साइड आने से x डिक्रीज करेगा, इसलिए dx बाई डी टी हो जाएगा माइनस v1, डिक्रीज कर रहा है, प्लस dy3 बाई डी टी, इसके नीचे जाने से y3 इंक्रीज करेगा, तो इसके भी y3 के चेंज का रेट पॉजिटिव, तो ये प्लस v3 इक्वल्स जीरो। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर ले फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में तो v2 का एक्सेलरेशन, v2 का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dv2 बाई डी टी क्या हो जाएगा a2
V3 का हो जाएगा A3 dV3/d3 और इक्वल्स V1 का इधर ला देते हैं तो प्लस हो जाएगा A1। यही देखिए आपका इक्वेशन 1 जो है, यही इक्वेशन 1 यहाँ से भी आ गया। तो दोनों से किसी भी तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये आ गया कांस्टेंट का रिलेशन। अब आइए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर सबसे पहले हम लोग M2 का बनाते हैं। M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए M2G अर्थ के कारण नीचे लगेगा, यहां से स्ट्रिंग के कारण टेंशन T ऊपर लग रहा है, और इस कॉन्टैक्ट M1 M2 कॉन्टैक्ट के कारण M1 के कारण M2 पर नॉर्मल राइट साइड लगेगा। ये आप लोगों को बताए थे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पर लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ से M2 पर M2 की तरफ राइट साइड और M1 पर M1 की तरफ लेफ्ट साइड। तो खैर फिलहाल M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ से M2 पर राइट साइड लगेगा, मान लिया नॉर्मल N। अब जरा देखिए M2 का एक्सेलरेशन, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में A2 हम लोग यहाँ सॉल्व किए ही हैं, रिलेशन जो आया है। तो एक इसका एक्सेलरेशन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में A2, और जब ये ब्लॉक कांटेक्ट में है M1 के और पुली राइट साइड जाएगा तो ये ब्लॉक भी राइट साइड चलेगा। तो जितना ये ब्लॉक राइट साइड चलेगा उतने ही टाइम में, सेम टाइम में M2 भी उतना ही चलेगा। तो M1 का और M2 का राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो ये A1 है तो इसका भी राइट साइड क्या आ जाएगा, A1 ही आ जाएगा। तो इसका दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया M1 M2 का, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A1 और वर्टिकल डायरेक्शन में A2, जो इस डायग्राम में दिख रहा है। अब हम लोग मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, F इक्वल्स ma। F इक्वल्स ma इसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख लेते हैं क्या आता है। नीचे एक्सेलरेशन माने है A2, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, M2G माइनस T। नीचे M2G है, ऊपर T है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स M2G माइनस T इक्वल्स मास M2 और इनटू एक्सेलरेशन A2। ये इक्वेशन हो गया आपका 1 इधर मान लिए हैं, इसको 2 मान लेते हैं। 1 कांस्टेंट वाला रिलेशन माने हैं, दोनों एक ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखे तो यहां से आ जाएगा आपका N इक्वल्स M2A1। ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए तो देखिए M3 के लिए यहाँ डायग्राम ही पहले बना लेते हैं। ये हो गया M3, तो M3 पर नीचे M3G और ऊपर की ओर टेंशन T, और एक्सेलरेशन क्या माने हैं, नीचे की ओर माने हैं A3। अब यहां से देखिए, नीचे ऊपर भी मान सकते थे, इन दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे कहीं भी मान सकते थे। जो डायरेक्शन मान के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्शन हमारा सही है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन एक्चुअल में उल्टा है। यही नियम होता है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसका मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स M3G माइनस T इक्वल्स M3A3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों को बनाना होगा, ट्रायंगुलर ब्लॉक का मोशन लिखने के लिए। तो ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए ये आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक कुछ इस टाइप का है, और यहीं से पुली कनेक्टेड है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इस फिगर को। ये आपका पुली, और यहाँ से इस तरह से हिंज लगा के यहाँ पुली कनेक्ट किया। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे। अब देखिए एक स्ट्रिंग आपका इधर गया है तो एक टेंशन T आपका इधर लगेगा। एक स्ट्रिंग यहाँ से नीचे आया है तो एक टेंशन T इधर लगेगा। नॉर्मल अभी बताए थे M2 पर लगा था राइट साइड, तो M2 पर लगा था राइट साइड, तो M2 कारण M1 पर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से लेफ्ट साइड। और इसका mg, तो मास M1 है तो mg नीचे, M1g नीचे, और इस सरफेस के कारण नॉर्मल n डैश ऊपर। यही आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, और कोई फोर्स नहीं होगा। यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ mg कॉन्टैक्ट फोर्स, और इस पुली पर जो फोर्स है, और इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में A1 है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है। तो अब हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है। हम लोगों को मतलब है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर क्या फोर्स है, टेंशन है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T माइनस N और इक्वल्स मास
m1 और इनटू एक्सेलरेशन a1। a1 माने थे इसका एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। यही 5 इक्वेशन है, पांचों को सॉल्व करके हम लोगों को a1 ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है वेज का एक्सेलरेशन निकालना, हम लोग को a1 सिर्फ चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से कुछ इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करके ले चलते हैं दूसरे पेज में। सबसे पहले n इक्वल्स m2a1 है, तो n का वैल्यू इक्वेशन 5 में तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं। n इक्वल्स m2a1 है, यहां से अगर पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन गया आपका t माइनस m2a1 इक्वल्स m1a1। अब इसको अगर राइट साइड ला दें तो देखिए t का वैल्यू निकल गया आपका कितना, m1 प्लस m2 और a1 आ जाएगा कॉमन। अब ये टेंशन निकल गया किसके टर्म में, a1 के टर्म में। अब यहाँ देखिए जरा इन इक्वेशंस को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। t का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पुट कर देते हैं t का वैल्यू, और इस इक्वेशन में भी यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए हम लोगों को a2 और a3 मिल जाएगा a1 के टर्म में और g के टर्म में, बाकी मास रहेगा। और इस a2 और a3 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हम लोगों का a1 निकल जाएगा और a2 a3 अननोन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले तो n हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, n का ये वैल्यू पुट कर चुके हैं इक्वेशन 5 में। अब t का जो वैल्यू निकला, t का वैल्यू इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, तो टेंशन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा a2 और a3, तो यहाँ से a2 निकाल लेंगे, यहाँ से a3 निकाल लेंगे, और सब नॉन क्वांटिटी g और a1 के टर्म में आ जाएगा सारा क्वांटिटी, और यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, m2g माइनस टी इक्वल्स m2a2। ये इक्वेशन था आपका m2g माइनस टी का वैल्यू सीधा पुट कर लेते हैं यहाँ से, m1 प्लस m2 इंटू a1 और इक्वल्स था m2a2। m2g माइनस टी इक्वल्स m2a2, टी का वैल्यू पुट कर लिए। इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं m3g माइनस टी इक्वल्स m3a3। m3g माइनस टी का वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू a1 इक्वल्स m3a3। और इसी दोनों इक्वेशन से a2 और a3 का वैल्यू निकाल के हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, a2 प्लस a3 इक्वल्स a1। तो a2 प्लस a3 इक्वल्स a1, a2 प्लस a3 इक्वल्स a1, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, यहाँ से a2 यहाँ से a3 और सॉल्व कर लेना है। तो m2 से डिवाइड कर देते हैं, m2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ m2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना g, a2 का वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, यहाँ a2 है, और माइनस m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाई m2 और इंटू a1, ये a2 आ गया, और प्लस अब a3 निकालिए इस इक्वेशन से। तो यहाँ भी m3 से जब डिवाइड करेंगे तो m3 कैंसिल, g माइनस m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाई m3 और इंटू a1, ये आ गया आपका a3 और इक्वल्स है a1। अब देखिए दो जगह यहाँ भी a1 है, इन दोनों को राइट साइड ले चलते हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या बचेगा यहाँ g प्लस g, ये हो गया आपका 2g इक्वल्स, राइट साइड में गया तो देखिए क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 बाई m2, ये टर्म a1 कॉमन लेंगे तीनों से, और दूसरा टर्म प्लस m1 प्लस m2 बाई m3 और प्लस 1, a1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचा, यहाँ ये वैल्यू बचेगा, यहाँ ये वैल्यू बचेगा, राइट साइड जाके सब पॉजिटिव हो जाएगा, और इनटू a1। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में m2 m3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए m2 m3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेफ्ट साइड आ गया आपका 2m2 m3g और इक्वल्स m2 m3 से मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग तो देखिए m1 प्लस m2 इन दोनों टर्म में, पहले इन दोनों टर्म में देखते हैं, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 यहाँ कॉमन आ गया, इसके बाद m2 m3 से मल्टीप्लाई किया तो m2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा m3, और m2 m3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ m3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m2 प्लस m2, और प्लस ये तो 1 है तो m2 m3 ही रहेगा, और इनटू a1, यही आपका फाइनली आ गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ से a1 का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है,
A1 इक्वल्स आ गया 2m2m3g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू m2 प्लस m3, m3 प्लस m2 को m2 प्लस m3 भी लिख सकते हैं, और प्लस m2 m3। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप लोग बारी बारी से दोनों पेज देख लीजिए। सबसे पहले इस पेज में सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट सॉल्व किए हैं, इसके बाद एक एक करके तीनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के F इक्वल्स m में मोशन का इक्वेशन लिखे हैं, और फाइनली आपका इस पेज में आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए मैन पुल्स हिमसेल्फ अप द 30 डिग्री इंक्लाइन बाय द मेथड शोन। अब देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक व्हीकल है, इसी पर आदमी बैठा और व्हीकल को इस तरह से पुली और स्ट्रिंग के यूज से बांध दिया गया है, और ये जो है आपका इंक्लाइन पर ये फिक्स्ड वाल है, ये मूव नहीं करेगा। इफ द कंबाइंड मास ऑफ मैन एंड कार्ट इज 100 kg, टोटल मास सिस्टम का दिया हुआ है 100 kg। तो देखिए mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन, तो जानते हैं आप लोग mg साइन थीटा, तो m हो गया 100 g10 1000, और साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री इंक्लाइनेशन है, साइन 31/2, ये आ गया आपका कितना 500 न्यूटन, 500 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है क्योंकि मोशन नहीं है, वैसे चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा cos 30 हो जाएगा 1000 cos 30 √3/2, तो ये हो गया 500 और √3 न्यूटन। और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इससे भी मतलब नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है, इक्विलिब्रियम है, n का वैल्यू यही हो जाएगा। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इफ मैन एक्सर्ट्स से पुल ऑफ 250 न्यूटन। अब देखिए हम लोग मासलेस रस्सी यूज करते हैं जब तक कि स्ट्रिंग का मास ना दिया रहे, और मासलेस रस्सी में जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वही टेंशन के बराबर हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, यहाँ किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इधर अगर F फोर्स लगाया जा रहा है, जूम कर लीजिए, और टेंशन यहाँ से अगर देखें तो टेंशन तो यहाँ से स्ट्रिंग की तरफ T हो जाएगा। चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है तो जब m 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो T इक्वल्स क्या आ जाएगा F। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मासलेस स्ट्रिंग पर जो भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा वही टेंशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रिंग का टेंशन दे दिया है क्वेश्चन में साफ साफ 250 न्यूटन, फोर्स अप्लाई के टर्म में दिया है, लेकिन हम लोग चूंकि ये कंसेप्ट जानते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग में चाहे जो फोर्स अप्लाई करे टेंशन उस फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन हम लोगों को पता चल गया कितना 250 न्यूटन। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से भी 250 न्यूटन, और ये पुली अपने सेंटर से इस कार से कनेक्टेड है, तो पुली और कार साथ साथ चलेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम भी साथ ही बनेगा। तो यहां से अब टेंशन एक और आ गया आपका 250 न्यूटन, और यहां से भी टेंशन एक और आ गया आपका 250 न्यूटन। तो ऊपर की ओर टोटल फोर्स हो गया कितना 750, और डाउन द इंक्लाइन है टोटल फोर्स कितना 500 न्यूटन। क्या सॉल्व करना है? डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, कार्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए अब तो राइट डायरेक्शन में, मतलब अप द इंक्लाइन डायरेक्शन में नेट फोर्स आपको दिख रहा है 750, और माइनस डाउन द इंक्लाइन 500, तो इस 750 के कारण ऊपर जाना चाह रहा है, 500 इसको नीचे खींच रहा है, रोक रहा है, तो नेट फोर्स हो गया कितना 750 माइनस 500, और इस टोटल फोर्स की वजह से टोटल कितना मास एक्सेलरेट होगा, तो 100 kg डिवाइडेड बाई 100, यही आपका आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये आ जाएगा 250/100 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही छोटा सा सॉल्यूशन है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द रॉड ऑफ मास m held by two smooth walls remains always perpendicular to the surface of wedge of mass m। देखिए अब इस क्वेश्चन में इस तरह से अरेंज किया है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसको वेज कहा है, मास कैपिटल M, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इंक्लाइन का अल्फा दिया है, और इस रॉड को बोल रहा है कि दो फिक्स वाल के बीच में इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया है कि जब भी ये रॉड मूव करेगा तो इस ट्रायंगुलर साइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और रॉड का मास दिया है m। Assuming all the surfaces are frictionless, find the acceleration of the rod and that of the wedge। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कांस्टेंट सॉल्व करना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट काम है।
फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखना तो आसान है यहाँ, लेकिन कांस्टेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद कीजिए आप लोगों को जब कांस्टेंट का वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे वेज कांस्टेंट, जहां भी दो रिजिड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव करे तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बराबर रहेगा, वेलोसिटी का भी कंपोनेंट बराबर रहेगा। एक्चुअल में वेलोसिटी का ही कंपोनेंट बराबर रहेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट। खैर यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी से चलते हैं। यहाँ मान लेते हैं रॉड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है और एक्सेलरेशन है ar, रॉड के लिए ar लिख दे रहे हैं। और वेज तो जब भी चलेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u और एक्सेलरेशन मान लेते हैं aw, वेज के लिए w लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम लोगों को जो सॉल्व करना है, सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन, तो जो आप लोगों को तरीका बताए थे कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कांटेक्ट सरफेस को अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो देखिए कांटेक्ट सरफेस एक इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा। इस पर ये जो रॉड है, रॉड का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया v। लेकिन वेज का जो वेलोसिटी है इस कांटेक्ट सरफेस पर, ये हॉरिजॉन्टल है, कितना u। और हम क्या बताए थे आप लोगों को, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हम लोग इधर निकाल लेते हैं, ये एंगल हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का ये एंगल हो गया अल्फा, तो u का कंपोनेंट इधर u cos अल्फा और इधर हो जाएगा u sin अल्फा। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड का वेलोसिटी हो गया v, ये तो इधर ही जा रहा है, और वेज का वेलोसिटी हो गया u sin अल्फा। अब इसी को अगर डिफरेंशिएट कर लें तो देखिए v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ar हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, और u का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में aw हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वेज। और अल्फा तो चूंकि कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं रहा है, तो साइन अल्फा डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहेगा। यही आपका आ गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब इस एक्सेलरेशन कांस्टेंट को अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इसको मूव करने के लिए अलाउ किया जाए तो ये रॉड तो इसी डायरेक्शन में मूव करता, समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इसी डायरेक्शन में मूव करता रॉड। तो ये लेंथ मान लेते हैं हम लोग y, ये लेंथ ज्यूम कर लेते हैं कितना, y। तो अगर ये रॉड यहां से यहां पहुंच जाता तो रॉड का मूवमेंट कितना होता, y। खैर अब देखिए अगर ये रॉड यहां पहुंच गया तो ऑब्वियसली जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ये आपका इस पोजीशन में कुछ आ जाएगा। ये है आपका पोजीशन t इक्वल टू 0 और ये पोजीशन t इक्वल टू t। जब ये रॉड यहां से चलते हुए यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, तो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक मूव करते हुए इस तरह से पहुंचेगा। अब देखिए ग्राउंड पर जो ये पॉइंट है ये तो रेस्ट में है, इसी को रेफरेंस r ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस यहीं से y हुआ है, और इस डिस्टेंस को यहीं से हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जब चूंकि परपेंडिकुलर था तो ये एंगल 90 डिग्री, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ से रिलेशन लिखें तो साइन अल्फा क्या लिखेंगे, y बाई एक्स। तो साइन अल्फा इक्वल्स y बाई एक्स, तो y इक्वल्स x साइन अल्फा। अब अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए dy बाई डी टी ये हो जाएगा आपका v, y के बदलने का रेट, इसका वेलोसिटी ये हो गया v, और माइनस dx बाई डी टी इस वेज के जाने का रेट हो गया, यही वैल्यू हो गया u इक्वल्स u साइन अल्फा। और फिर से अगर डिफ्रेंशिएट कर लें टाइम के रेस्पेक्ट में तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, और u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वेज और इनटू साइन अल्फा। देखिए यही कांस्टेंट आ गया है आपका, चाहे यहाँ आप 1 मानिए चाहे यहाँ 1 मानिए। ये मेथड अगर याद रहेगा कि वेज कांस्टेंट के केस में अगर दो रिजिड बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में मूव कर रहा है तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या करते हैं, बराबर ले लेते हैं। अब आइए इन दोनों ब्लॉक का हम लोग रॉड का और ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो रॉड इस पोजीशन में है। फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हम लोग नहीं करते हैं, रॉड इस पोजीशन में है, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल दिया हुआ है आपका अल्फा।
तो ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है वेज के साथ, तो ये एंगल हो जाएगा आपका कितना 90 माइनस अल्फा, चूंकि पूरे एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ से mg लगेगा आपका डाउन द इंक्लाइन, तो हमको नीचे से मतलब नहीं है, सॉरी mg लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हम लोगों को mg का कंपोनेंट इधर चाहिए। तो देखिए इंक्लाइन इस रड के लिए, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल है 90 माइनस अल्फा, वही एंगल हो जाएगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब रड के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच। तो ये हो गया आपका 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से mg का कंपोनेंट mg cos 90 माइनस अल्फा, मतलब mg sin अल्फा इधर हो जाएगा, और हमको चाहिए इस डायरेक्शन का फोर्स, तो इधर आ जाएगा mg cos अल्फा। और इस ट्रायंगुलर वेज के कारण नॉर्मल रिएक्शन रड पर इधर लगेगा, ये तो बताएं आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम में, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन कॉन्टैक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो कॉन्टैक्ट यहाँ है और रड पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, तो रड की तरफ इधर की ओर लगेगा। तो एक नॉर्मल लग गया यहाँ से इधर की ओर n। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधर मोशन है, तो हम लोग इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मोशन है। तो जिस डायरेक्शन में रड जा रहा है उधर हो गया mg cos अल्फा, उसके अपोजिट n, और एक्सेलरेशन क्या है ar माने हम लोग रड का एक्सेलरेशन, तो रड का इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया आपका ar। इधर नॉर्मल ये mg है, mg का कंपोनेंट लिखे हैं mg cos अल्फा, और इधर आ जाएगा आपका mg sin अल्फा, और इन दोनों वाल्स के कारण भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसको हम लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको मतलब नहीं है। तो इधर की ओर मोशन हो जाएगा आपका mg cos अल्फा, मोशन का इक्वेशन माइनस n और इक्वल्स मास m और इनटू एक्सेलरेशन ar। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहाँ हो चुका है। अब अगर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो देखिए इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर यहाँ तो बना ही, यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। इसके mg और ग्राउंड के कारण नॉर्मल से हमको कोई मतलब नहीं है, वैसे हम दिखा देते हैं mg नीचे और ये नॉर्मल एंडेस ऊपर, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और इसी कॉन्टैक्ट सरफेस से जब नॉर्मल इधर लगा रॉड पर, तो रॉड के कारण नॉर्मल वेज पर इधर लगेगा, यही आपका n आ गया इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल अल्फा, तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच का भी एंगल अल्फा, कितना बार बता चुके हैं पहले के वीडियोज में, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा, हजारों बार यूज होगा। जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच आएगा वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच होता है। अब एन का कंपोनेंट इधर एन कॉस अल्फा, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, और इधर आ गया आपका एन साइन अल्फा, इसी से सिर्फ मतलब है। तो इस ट्रायंगुलर बेस पर सिर्फ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एन साइन अल्फा है एक्सेलरेशन फोर्स, तो मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा एन साइन अल्फा इक्वल्स मास है कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में कितना, एक्सेलरेशन इसका हम लोग लिए हैं ए डब्ल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यही 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन रॉड एंड वेज। अब यहाँ से सॉल्व अगर करना है तो देखिए n का वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका mg cos अल्फा माइनस n का वैल्यू कैपिटल M A W और बाई साइन अल्फा, और इक्वल्स स्मॉल m इंटू ए आर, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग रॉड का एक्सेलरेशन पुट कर दें ए डब्ल्यू साइन अल्फा, तो अब ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, बस इतना ही में आ जाएगा ये सॉल्यूशन इसका। अब देखिए यहाँ से हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, सारा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन तो सामने है, इसमें कुछ नहीं करना है, रॉड का एक्सेलरेशन का वैल्यू इस इक्वेशन 1 से पुट कर देना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में है आपका कितना mg cos अल्फा, और सेकेंड टर्म को हम लोग माइनस से ले चलते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव राइट साइड जाके कैपिटल M A W और डिवाइड बाई साइन अल्फा,
और प्लस स्मॉल एम और इंटू ए आर, यही ए आर का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ये आ गया आपका ए डब्ल्यू साइन अल्फा। अब यहाँ से देखिए ए डब्ल्यू का वैल्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। ए डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, दिस इंप्लाइज ए डब्ल्यू वेज का एक्सेलरेशन हम लोग लिख लेंगे एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई ए डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बचा देखिए कैपिटल एम बाई साइन अल्फा और प्लस स्मॉल एम इंटू साइन अल्फा, यही आ गया वेज का एक्सेलरेशन। और जब रॉड का एक्सेलरेशन लिखना है तो रॉड का एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा ए डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा, यही ए डब्ल्यू निकला है, इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया एम जी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाई एम बाई साइन अल्फा और प्लस स्मॉल एम साइन अल्फा। तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, वेज का एक्सेलरेशन और रॉड का एक्सेलरेशन। और अगर आप नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो देखिए एन का वैल्यू तो यहाँ से निकला ही हुआ है, ए डब्ल्यू चूंकि सॉल्व हो गया, अब ए डब्ल्यू में कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस और साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोग एन का वैल्यू भी लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉल मार्बल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड in a direction 45 degree from the horizontal y direction on the smooth inclined plane. Calculate magnitude v of its velocity after 2 seconds. Take g equals 10 meter per second square. देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, सिर्फ समझना है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझने का कोशिश करें देखिए ये एक आपका इंक्लाइन है और यही इंक्लाइनेशन दिया है कितना 45 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से पास हो रहा है 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ से एक मार्बल को ध्यान से देखिए, इस हॉरिजॉन्टल से वाई हॉरिजॉन्टल लिया है, इस इंक्लाइन पर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइनेशन है 45 और इंक्लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल है ये वाला हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आपका, इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया है, किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल को माना है वाई एक्सिस, इसी हॉरिजॉन्टल को वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर इसका वाई कंपोनेंट हम लोग लिखें इधर तो क्या आ जाएगा 10 cos 45, तो यू वाई लिख लेते हैं पहले, यू वाई इक्वल्स 10 cos 45, ये वैल्यू आ गया आपका 5√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा 5√2। अब यू एक्स देखिए, यू एक्स इक्वल्स इधर x बनाया है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लिया है इसको y लिया है और इधर x बनाया है इंक्लाइन पर ही। तो जब इससे 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है तो एक कंपोनेंट आया इधर हॉरिजॉन्टल, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा -10 sin 45, 10 sin 45 ये वैल्यू हो गया -5√2। और डाउन द इंक्लाइन, तो डाउन द इंक्लाइन क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव एक्स हो गया आपका, तो डाउन द इंक्लाइन मतलब एक्स, यही वैल्यू हम लोग जानते हैं जी साइन थीटा, तो जी और इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री, तो जी साइन 45, जी भी 10 दिया हुआ है, साइन 45 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका, ये भी आ जाएगा 5√2, लेकिन ये पॉजिटिव क्योंकि ये प्लस एक्स के अलॉन्ग है। अब वेलोसिटी लिखना है किस टाइम पर, 2 सेकेंड पर। अब v का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो v इक्वल्स u प्लस ए टी, पहले x के अलॉन्ग, तो u हो गया कितना -5√2 प्लस a का वैल्यू है 5√2, x के अलॉन्ग लिख रहे हैं, और इंटू 2 u प्लस ए टी आई कैप, और प्लस y के अलॉन्ग, मतलब इंक्लाइन पर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो ए वाई यहाँ से हम लोग 0 लिख लेते हैं, तो y के अलॉन्ग तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा कितना 5√2 जे कैप, पॉजिटिव y के अलॉन्ग ही है, तो यहाँ से v का वैल्यू फाइनली आ गया, देखिए 5√2 इंटू 2 -5√2, ये आ गया 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। अब यहाँ से अगर मॉड भी हम लोग लिख लें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा
5√2 तो कॉमन आ गया, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी √2, यह आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद स्पीड बताना था, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।